ओके। तो इस वीडियो में हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, बट मोस्टली जो है क्या कहते हैं, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी 11th-12th क्लास में कवर किया जा चुका है, तो कॉलेज एग्ज़ाम्स में यूजुअली क्या कहते हैं, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की खास बात ये है कि ये जो फार्मूले यूज़ होने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ही फार्मूले यूज़ होंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में भी। तो ये वाला वीडियो देखने से पहले आपको पिछले के जो 2 वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें, जहाँ पे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के डेरिवेशन और फार्मूले हमने देखे थे, एंड फिर उसके बेसिस में हमने क्वेश्चंस लगाए थे। वही फार्मूले यहाँ भी यूज़ होने वाले हैं। चलो फिलहाल पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पहली बात यही आती है कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता क्या है, ठीक है। ये पहला सवाल आता है। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आपका क्या होता है कि आपका ये जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, ये 2 छोटे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 2 एक्यूट एंगल प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल ऑब्वियसली जिनका एंगल इंटरनल एंगल 90 डिग्री से कम है, ठीक है। प्लेस्ड बेस टू बेस। जो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं, ऑन बोथ साइड्स इज़ अबाउट 0.5 डिग्री, ठीक है। मतलब बहुत छोटा एंगल है, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री का भी आधा डिग्री जो एंगल है वो होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो थिन प्रिज्म है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा जो है यहाँ पे और यहाँ पे ये 0.5 डिग्री होगा। तो ये ऑब्वियसली ये लाइंस, ऑल्दो मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा बना के, मतलब काफ़ी इसको चौड़ा बना के दिखाया है, बट हाफ डिग्री जो है वो बहुत छोटा सा एंगल होगा, तो प्रिज्म जो है काफ़ी पतला होगा, ठीक। तो ऐसे हम 2 प्रिज्म लेते हैं और उनको बेस बाय बेस जो है जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ लिखी है बेस बाय बेस, प्लेस्ड बेस बाय बेस, का मतलब ये है कि एक का बेस ये है ऊपर वाले प्रिज्म का, और नीचे वाले प्रिज्म का बेस ये है। इनको जब जोड़ के एक हम कंबाइंड एक प्रिज्म ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो इसको जो है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कहते हैं। अब क्या है कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म का है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल हाफ डिग्री और ये हाफ डिग्री है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग एंगल जो है वो 179 डिग्री होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। तो जो थर्ड या रिमेनिंग एंगल होता है जो आपके फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का, वो नियरली 179 डिग्री का ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और क्योंकि ये वाली साइड जो है वो फ्लैट है, ठीक है, तो ये वाली साइड जो है, क्योंकि और बाकी ये जो 2 रिमेनिंग साइड्स हैं ये इस फ्लैट साइड से थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। अगर आपको याद होगा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से होता है, ठीक है। जो शाइनी साइड होता है, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक। या फिर अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस याद होगा तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, ठीक है। बल्जिंग साइड्स होते हैं उसमें इस तरह से। तो यहाँ पे ये वाली जो साइड है ये बाहर की तरफ निकली हुई है, तो ये कॉन्वेक्स साइड होती है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की। दूसरा साइड फ्लैट होता है। तो बेसिकली यही है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कि उसमें 2 बहुत ही छोटे एक्यूट एंगल्स होते हैं 0.5 डिग्री के, और एक बहुत ही बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल होता है 179 डिग्री का अबाउट। पूरा प्रिज्म जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता है काफ़ी पतला होता है, ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, ऑल्दो मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा बना के दिखाया है, ठीक। तो ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का स्ट्रक्चर हो गया, क्या होता है ये। फिर अगला सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में कि ये ऑर्डिनरी प्रिज्म से डिफरेंट कैसे है। तो ऑर्डिनरी प्रिज्म आपने स्कूल में देखा होगा या एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। ऑर्डिनरी प्रिज्म आपका कुछ इस तरह से दिखता है। आपने डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट पढ़ा होगा कि प्रिज्म से वाइट लाइट आती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। ये सारी चीज़ें यंग क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। तो ऑर्डिनरी प्रिज्म कुछ इस प्रकार का दिखता है, ट्रायंगुलर शेप का ये भी होता है, बट इसमें एंगल्स जो होते हैं, एंगल ए बी और सी, ये मतलब एक्यूट एंगल्स ही होते हैं, बट काफ़ी छोटे नहीं होते हैं। ये जो एंगल्स हैं आपके 30, 60, 45 डिग्री इस तरह के कुछ एंगल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रिज्म का क्या कंस्ट्रक्शन है। बट फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में जैसे अभी हमने जस्ट पढ़ा कि उसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो कि काफ़ी बड़ा है 179 डिग्री, और 2 काफ़ी छोटे एक्यूट एंगल्स हैं जो कि नियरली हाफ डिग्री के होते हैं। ऑर्डिनरी प्रिज्म में जो सारे एंगल्स हैं एक्यूट होते हैं, उनका मेजरमेंट 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज़, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का पर्पस क्या है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का पर्पस, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ये एक लाइट से आने वाले एक सोर्स से आने वाले लाइट को 2 वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज में स्प्लिट कर देता है। कैसे करता है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। बट क्या होता है कि आप इस प्रिज्म के सामने एक लाइट सोर्स रखते हो, वो लाइट सोर्स जो है वो 2 वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज में स्प्लिट हो जाता है, ठीक।
वो दो जो सोर्सेज में स्प्लिट हो रहा है, पहले तो वो वर्चुअल होते हैं क्योंकि एक्चुअली आपका लाइट सोर्स नहीं स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। हम देखेंगे कि हम रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो दो वर्चुअल सोर्सेज हमें मिलेंगे। और सिंस दो वर्चुअल सोर्सेज जो हैं वो क्या कहते हैं, सेम लाइट सोर्स से लाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कोहेरेंट हो जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। ऑर्डिनरी प्रिज्म का पर्पस क्या होता है? ऑर्डिनरी प्रिज्म का पर्पस होता है कि ये लाइट को डेविएट करता है या बेंड करता है टूवर्ड्स इट्स बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ऑर्डिनरी प्रिज्म है, कोई भी प्रिज्म होता है, वो रे ऑफ लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करता है। डेविएट का मतलब है बेंड करना। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे होती है आपकी, ठीक, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे होती है और ये इमर्जेंट रे होती है। इमर्जेंट रे जो प्रिज्म के बाहर आ रही है फाइनली। तो आप देख सकते हो कि जो इंसिडेंट रे है ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही थी इस तरह से, ठीक है, ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही थी, या ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल था। प्रिज्म के में एंटर करने की वजह से उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होता है, ठीक है। तो पहले तो ये जैसे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है क्योंकि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है। एंड देन जो फाइनली रे ऑफ लाइट आपके प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है इमर्जेंट रे। तो ओरिजिनल जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल था लाइट का वो ये था, ठीक है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन था। और बाद में जो लेटर डायरेक्शन जो है रे ऑफ लाइट का इमर्जेंट रे का वो ये है। तो आप देख सकते हो कि ये इतना एंगल से ये लाइट जो है डेविएट हुई है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहते हैं। खैर यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस क्या समझना है कि जो रे ऑफ लाइट है पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, अब नीचे की तरफ बेंड हो गई है। किधर की तरफ बेंड हुई है? प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हुई है, ठीक है। तो जो साइड जिस साइड से रिफ्रैक्शन नहीं होता है उसको प्रिज्म का बेस कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये जो साइड ए बी है, इधर इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और जो साइड ए सी है इससे रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ए बी और ए सी से दोनों से रिफ्रैक्शन हो रहा है। बी सी जो साइड है प्रिज्म का, वहाँ से कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम बेस कहते हैं। और उधर बेस की तरफ ही जो है आपकी रे ऑफ लाइट बेंड कर रही है, या इन जनरल नीचे की तरफ बेंड कर रही है, तो वही लिखा हुआ है, डेविएट्स द रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स इट्स बेस, ठीक है। और स्प्लिट्स वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये भी आपने पढ़ा होगा, अगर यहाँ से आप वाइट लाइट डालते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेनबो फॉर्म मिलता है, ठीक है। आपको सारे विबग्योर के जो कलर्स हैं, ठीक है, रेनबो के जो 7 कलर हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं प्रिज्म में। तो उस फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं, जहाँ पे वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, जिससे आपको 7 कलर्स मिलते हैं वाइट लाइट से। रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है वो भी डिस्पर्जन से एक्सप्लेन किया जाता है, ओके। और मेन, हाँ, और लास्ट जो क्या कहते हैं डिफरेंस है फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म में और नॉर्मल प्रिज्म में, क्या है कि जो फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म है ये ओवरलैपिंग बीम्स प्रोड्यूस करता है जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। जबकि जो नॉर्मल आपका जो प्रिज्म होता है उसका मेन काम होता है लाइट को डेविएट करना, सिंगल लाइट बीम को डेविएट करना, या स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना। स्पेक्ट्रम मतलब बेसिकली डिस्पर्जन क्रिएट करना, जिसकी वजह से आपको वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। जो 7 कलर्स होते हैं उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म का मेन पर्पस होता है दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज बनाना, जो जिनकी लाइट रेज ओवरलैप करके इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाएंगी। प्रिज्म का जो नॉर्मल प्रिज्म होता है उसका बस काम होता है लाइट को डेविएट करना, डिस्पर्जन दिखाना, वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करके रेनबो फॉर्मेशन करना, स्पेक्ट्रम बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका मेन डिफरेंस आ सकता है, ये आप लिख सकते हो। तो ये हमारा फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म और ऑर्डिनरी प्रिज्म के बीच में डिफरेंस हो गया। अब जरा हम देख लेते हैं जो यहाँ पे मैंने ये जो दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हैं फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म के बारे में, ठीक है, इन्हीं को हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये एक रियल सोर्स को दो वर्चुअल सोर्सेज में कैसे स्प्लिट करता है, वो दो वर्चुअल सोर्सेज कोहेरेंट क्यों होते हैं, एंड देन फाइनली उनसे निकलने वाली लाइट ओवरलैप करके इंटरफेरेंस कैसे करती है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, आप देख सकते हो, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो सोर्स एस होता है, ठीक है, ये आपका रियल सोर्स है, ठीक है। यहाँ से जो है रे ऑफ लाइट निकलती है, ठीक है, या इसको जो आपका सोर्स है इसको हम स्लिट भी कहते हैं, ठीक है। रियल सोर्स को कभी कभी स्लिट भी कहा जाता है, जैसे अभी आप आगे क्वेश्चंस में देखोगे, इस वीडियो में, अगली वीडियो में, ठीक है। इसको स्लिट भी कहा जाता है। रीज़न इसका ये है, इसको स्लिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होता है कि हमें पॉइंट सोर्स चाहिए रहता है। अब यूजुअली आपके जो सोर्सेज होते हैं वो पॉइंट सोर्सेज तो होते नहीं हैं, उन्हें पॉइंट सोर्स बनाना पड़ता है। जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, या एलईडी भी हो गया, तो उसका कुछ साइज़ होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट सोर्स चाहिए, बहुत छोटा सोर्स चाहिए। तो यूजुअली करते क्या है कि हम एक स्क्रीन लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है।
उस स्क्रीन में एक बहुत छोटा सा गैप होता है जिसको हम स्लिट कहते हैं, और वही जो है आपका लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप मान लो अपने पीछे कुछ बल्ब लगा दिया, ठीक, तो उस इससे जो भी लाइट निकलेगी वो यहाँ पे ये जो है लाइट सोर्स का काम करेगा। ठीक, तो इसी को हम जो है स्लिट कहते हैं। ओके, अब क्या होता है, जो रियल लाइट जो आपका सोर्स से जो रोशनी निकलती है वो आपके फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म पे इंसिडेंट होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ 4 रेज ऑफ लाइट बनाई है। ठीक है, इन रेज ऑफ लाइट को देखो मैंने थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी किया है। कैसे, जो अपर हाफ वाले प्रिज्म को जो रेज ऑफ लाइट हिट कर रही हैं उनको मैंने सिंगल एरो से बना के दिखाया है, और लोअर हाफ का जो प्रिज्म है उस पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको मैंने डबल एरो से बना के दिखाया इस तरह से, ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें कि कौन सी रे ऑफ लाइट प्रिज्म के कौन से पार्ट पे इंसिडेंट हुई थी। ओके, अब यहाँ पे जो है इस बाईप्रिज्म को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बाईप्रिज्म को आप नॉर्मल प्रिज्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, इस प्रिज्म को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ। ठीक है, क्योंकि आपने इंडिविजुअल प्रिज्म को तो पढ़ा ही है कि नॉर्मल प्रिज्म का क्या बिहेवियर होता है। नॉर्मल प्रिज्म का बिहेवियर अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि एक नॉर्मल प्रिज्म क्या करता है कि वो रे ऑफ लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो बाईप्रिज्म है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दे रहे हैं, ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ, और हम दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट देखते हैं। तो ऊपर का जो प्रिज्म है, ठीक है, ऊपर जो अपर हाफ है फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म का, ठीक है, उसका बेस जो है वो ये है। ठीक, तो ये जो प्रिज्म है इसमें जो भी रोशनी आएगी वो नीचे की तरफ बेंड होगी, क्योंकि इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का बेस नीचे की तरफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो सोर्स एस से जो लाइट आ रही है वो नीचे की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, रेज ऑफ लाइट ओरिजिनली ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नीचे की तरफ बेंड हो जा रही हैं और इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं, इस तरह से। अब इन रेज ऑफ लाइट को जो हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट तो आगे की तरफ तो कभी मीट करेंगे नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इनको हम जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं इस तरह से तो हमें एक वर्चुअल सोर्स मिलता है S1। ठीक, अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता, ठीक है, अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता तो ये जो रेज ऑफ लाइट थी अगर ये आ रही होती तो ये किसी सोर्स S1 से आ रही होती, या फिर अगर हम ये इस प्रिज्म को इग्नोर करें तो अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और उसे नहीं पता कि यहाँ पे कोई प्रिज्म रखा है, तो उसे लगेगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट हैं इनको जब पीछे एक्सटेंड किया जाए तो ये सोर्स S1 से आ रही हैं। ठीक, तो जो अपर की हाफ 2 जो रेज ऑफ लाइट हैं दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सोर्स S1, जिसको हम वर्चुअल सोर्स कहते हैं। उसी तरह से हमारा जो नीचे का हाफ का प्रिज्म है उस पर जो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही हैं जिनको हम डबल एरो से दिखा रहे हैं। अब सिंस क्योंकि ये वाला प्रिज्म उल्टा है, ठीक है, इसका बेस ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये रिवर्स्ड है प्रिज्म, इसका बेस ऊपर की तरफ है, तो इसमें रेज ऑफ लाइट नीचे जा रही थी ओरिजिनली, फिर सिंस बेस ऊपर की तरफ है और रिफ्रैक्शन बेस की तरफ होता है तो अब ये रेज ऑफ लाइट ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लग रही हैं। ठीक है, ये जो 2 रेज ऑफ लाइट है ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है। अगेन इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, हमें हमारा वर्चुअल सोर्स S2 मिल जाएगा। ठीक है, तो S2 भी आपका जो है दूसरा वर्चुअल सोर्स है। ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपसे एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने को आता है तो जो सोर्सेज वर्चुअल सोर्सेज S1 और S2 होते हैं वो सोर्स S के प्लेन में ही बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये रेज ऑफ लाइट ये जो है यहाँ सामने ही मीट कर जा रही हैं या फिर ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पीछे कहीं मीट कर रही हैं S2। अगर आपने वैसा डायग्राम बनाया है एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सोर्स S1 और S2 होंगे वो ओरिजिनल सोर्स S का जो प्लेन है, जो ये डैश लाइन से मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, जो प्लेन है उसी प्लेन पे ये रेज ऑफ लाइट पीछे एक्सटेंड करने पे मीट करेंगी। इसका आप ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अब वर्चुअल तो है ये सोर्सेज, ये तो हमें समझ आ गया क्योंकि ये इनकी रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ रहा है तब ये रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हैं। कोहेरेंट कैसे हो रहे हैं ये भी हम समझा देते हैं आपको। तो कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में अगर आपको याद आ रहा होगा, कोहेरेंट सोर्सेज में हमने क्या पढ़ाया था कि वो 2 सोर्सेज कोहेरेंट होते हैं जिनका पहला तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो ये जो सोर्सेज हैं इनकी जो रोशनी है ये वाली, ठीक है, ये जो रोशनी आ रही है ये एक्चुअली इनके सेम सोर्स से आ रही है। ठीक है, एक ही सोर्स जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, अब जो भी वेवलेंथ ये सोर्स प्रोवाइड करेगा वही सेम वेवलेंथ 2 पार्ट में स्प्लिट होगी, या वही सेम फ्रीक्वेंसी 2 पार्ट में स्प्लिट होगी। तो ऑब्वियसली जो वर्चुअल सोर्सेज S1 और S2 हैं उनसे जो रेज ऑफ लाइट अपीयर हो रही हैं इमर्ज होने वाली, ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तो सेम ही होगा, क्योंकि एक्चुअली जो रेज ऑफ लाइट है
सेम सोर्स से आ रही हैं। तो पहली तो चीज़ ये सेम हो गई कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ उनका सेम है। दूसरा कंडीशन होता है कोहेरेंस का कि अगर आपको याद होगा, फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए, या फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, मतलब सोर्स S1 और S2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या फेज डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए। अगेन ये भी ईजिली एक्सप्लेन किया जा सकता है कैसे, कि जो सोर्स S1 और S2 हैं, जो उनसे जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है, वो एक्चुअली हमारे सेम सोर्स S से आ रही हैं, सेम ही सोर्स S से आ रही है। तो जो भी चेंजेस आपके सोर्स S में होंगे, ठीक है, जो भी चेंजेस आपके सोर्स S में होंगे, चेंजेस से मेरा मतलब है अगर सोर्स S के फेज़ में कोई चेंज होगा तो वो जो सेम चेंज है वो ऊपर वाली रेज में भी दिखाई देगा और नीचे वाली रेज में भी दिखाई देगा, क्योंकि ये सारे रेज एक ही सोर्स से आ रहे हैं। तो अगर सोर्स S में कोई चेंज होता है, मतलब सोर्स S के फेज़ में कोई चेंज होता है, तो वो जो चेंज ऑफ फेज़ है वो ऊपर वाली रेज ऑफ लाइट और नीचे वाली रेज ऑफ लाइट दोनों में इक्वली इफेक्ट होगा। मतलब सोर्स S1 और S2 के जो लाइट वेव्स हैं उनका जो फेज़ है वो एक ही साथ चेंज होगा। ठीक है, एक ही साथ चेंज होने का मतलब ये है कि उनके बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेज़ नहीं चेंज हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि फेज़ चेंज हो सकता है। ठीक है, सोर्स S से आने वाली रोशनी का फेज़ चेंज हो सकता है, बट सिंस सोर्स S से जो आने वाली रोशनी है वो सोर्स S1 और S2, वर्चुअल सोर्सेज S1 और S2 दोनों को फीड कर रहा है, तो जो भी चेंज आपका सोर्स S में होगा वो सेम चेंज जो है आपको वर्चुअल सोर्स S1 एंड वर्चुअल सोर्स S2 में देखने को मिलेगा। और जब आप डिफरेंस लोगे तो वो चेंज जो है वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, मेन जो कोहेरेंस का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि फेज़ डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। फेज़ समय के साथ चेंज हो सकता है, फेज़ डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो फेज़ डिफरेंस यहाँ पे समय के साथ चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वर्चुअल सोर्सेज S1 और S2 की जो रोशनी है वो सेम सोर्स S से आ रही है। तो अब शायद मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि यहाँ पे जो सोर्स S1 और S2 हैं ये कोहेरेंट भी हैं, वर्चुअल तो है ही, कोहेरेंट भी हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वर्चुअल सोर्सेज का, उनको स्मॉल d से दिखाया जाता है, जस्ट लाइक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपके जो दो स्लिट्स होते हैं इनके बीच का सेपरेशन जो है वो भी स्मॉल d से दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो दो स्लिट्स होते थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो यहाँ पे हमारे दो वर्चुअल सोर्सेज S1 और S2 बन गए हैं। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। कैपिटल D जो होता है वो सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। अगेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोर्स जो ये है और स्लिट और जो स्क्रीन है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल D से दिखाते थे। यहाँ पे अगेन जो आपके दो वर्चुअल सोर्सेज हैं S1 S2 और स्क्रीन जो है आपका, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल D से दिखा रहे हैं। अगेन सेम नोटेशन है। स्मॉल a जो है वो स्क्रीन और सोर्स और बाइप्रिज्म के बीच का गैप है। ठीक है, मतलब ये जो सोर्स है इसका प्लेन है और जो बाइप्रिज्म का जो प्लेन है उसके बीच का गैप a है। ठीक है, एंड b जो है स्मॉल b वो बाइप्रिज्म और स्क्रीन के बीच का गैप है। ठीक है, तो ये बाइप्रिज्म यहाँ पे है और स्क्रीन यहाँ पे है, इसके बीच का गैप b है। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है कैपिटल D वो आपको समझ आ रहा होगा कि वो a प्लस बी होगा। कैपिटल D जो है इज इक्वल टू a प्लस बी। मैंने ये इसलिए यहाँ पे लिखा है a और b अलग अलग करके, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में a और b अलग अलग दिया रहता है, आपको ऐड करके फिर d निकालना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग लिख के मैंने बता भी दिया है। एंड फाइनली अब हम इंटरफेरेंस देख लेते हैं, इंटरफेरेंस कैसे होता है। ठीक है, तो आप देखो सोर्स S1, जहाँ पे सोर्स S1 की लाइट और सोर्स S2 की लाइट ओवरलैप करेगी, ठीक है, वहीं पे आपका लीनियर सुपरपोजिशन होगा। अगर आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, जहाँ पे दो वेव्स ओवरलैप करती हैं तो उनके एम्पलीट्यूड जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका मैक्सिमा से मैक्सिमा मैच कर रहा है या मैक्सिमा से मिनिमा मैच कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे लीनियर सुपरपोजिशन होगा वेव्स का और उससे इंटरफेरेंस पैटर्न आपका बनता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग रीजन क्या है आपको ये देखना है। ठीक है, ओवरलैपिंग रीजन कैसे निकालते हैं, एक तरीका मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ऊपर सोर्स S1 से आने वाली जो रोशनी है उसको देखो मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया है इस तरह से, और नीचे सोर्स S2 से जो आने वाली रोशनी है उसको मैंने यहाँ पे देखो पिंक कलर से इस तरह से हाईलाइट किया है। ठीक, या फिर मैं चाहूँ तो ऊपर से आने वाली जो रोशनी है उसको वाइट कलर से हाईलाइट, हाँ वाइट कलर से यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, एंड नीचे से जो आने वाली रोशनी है उसको पिंक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। अब आप देखो जो वाइट और पिंक रीजन्स कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, वाइट और पिंक रीजन्स जो हैं वो जो शेडेड येलो रीजन है वहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस जो है
वो उस शेडेड येलो रीजन में होगा, या फिर स्क्रीन पे अगर आप देखो तो स्क्रीन पे जो क्यू आर डिस्टेंस है, ठीक है, जो क्यू आर डिस्टेंस है उतनी दूर ही आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देने को मिलेगा, या फ्रिंजेस जो हैं आपको उतने दूर ही दिखाई देने को मिलेंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो फ्रिंजेस जितनी दूर दिखाई देती हैं, ठीक है, क्यू आर जो है लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस रीजन ऑन स्क्रीन, इसको हम क्यू आर या आप चाहो तो इसको एल बोल सकते हो, ठीक है, जो लेंथ अलॉन्ग विच आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई देने को मिल रहा है। ये जो है एज लॉन्ग एज ये एल जो है ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप क्या कहते हैं ये ए या बी ना चेंज करो, ठीक है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ए या बी चेंज करोगे मतलब अगर मान लो आप बी चेंज कर कैसे कर सकते हो, स्क्रीन को आगे पीछे मूव कर सकते हो, स्क्रीन को आगे पीछे मूव करोगे या फिर जो आपका बाइप्रिज्म है उसको आगे पीछे मूव करोगे, ठीक, तो जो ये जो रेज का पैटर्न है जो ओवरलैपिंग रीजन है वो चेंज हो सकता है, तो लेंथ एल उससे चेंज हो सकती है। या फिर आप ए को चेंज कर सकते हो अपने सोर्स को आगे पीछे करके, ठीक है, अगेन उससे आपका जो है जो रेज ऑफ लाइट है वो थोड़ी उसका जो ओवरलैपिंग रीजन है उसका लेंथ चेंज हो सकता है, ठीक। तो ये जो लेंथ एल है जितने रेंज में आपका इंटरफेरेंस हो रहा है वो आपका बेसिकली ए और बी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ए और बी पे डिपेंड करता है कि आपका सोर्स बाइप्रिज्म से कितना दूर है एंड बाइप्रिज्म स्क्रीन से कितना दूर है। अगर ए और बी फिक्स रहेगा तो हमेशा जो इंटरफेरेंस लेंथ है, ठीक है, जितनी रेंज है जहाँ पे आपके फ्रिंजेस बन रहे हैं एल, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आप अलग अलग लाइट यूज़ कर सकते हो, अलग अलग कलर की लाइट यूज़ कर सकते हो, बट जो रीजन है इंटरफेरेंस का वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख भी दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस रीजन ऑन स्क्रीन, ठीक है, इसको हम एल भी कह सकते हैं, ठीक है। एल जो है आपका डिपेंड्स ऑन ए एंड बी, ठीक है, एज लॉन्ग एज ए और बी आपका फिक्स है तो जो इंटरफेरेंस रीजन है क्यू आर वो आपका जो है सेम रहेगा, डिपेंड्स ऑन ए एंड बी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ के इंडिपेंडेंट है, मतलब आपका सोर्स जो है वो कोई भी कलर की लाइट डाल सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रे डायग्राम बनाते टाइम मैंने ये तो कभी चूज़ किया ही नहीं था कि ये सोर्स एस जो है वो कौन से कलर की लाइट भेज रहा है, कोई भी कलर की लाइट भेज सकता है, ठीक है, पर रे डायग्राम तो हमें हमारा हमेशा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो रे डायग्राम हमारा ऐसा ही बनेगा, तो जो लेंथ है आपका इंटरफेरेंस रीजन का वो आपका फिक्स रहता है, ठीक, वो चेंज नहीं करता है उतना, वो बस ए और बी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं एंड यंग्स डबल स्लिट से इसको कंपेयर भी कर लिया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कैसे सिमिलर है, ठीक है। सो वर्चुअल सोर्सेज S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता था। स्लिट्स से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस था उसको कैपिटल D से दिखाते थे, जो कि यहाँ पे वर्चुअल सोर्सेज S1 S2 से स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल D से यहाँ दिखाया जा रहा है। वेवलेंथ आप लाइट का जो लैम्डा है वो यूज़ कर रहे हो एंड बाकी फिर फॉर्मूले जो है वो सेम ही रहेंगे, ओके। एक चीज़ और यहाँ पे अगला जो सवाल बन सकता है एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बेटर रिजल्ट क्यों देता है। सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, वाई फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म इज़ बेटर देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच वन इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, और आपको एक्सप्लेन भी करना है रीज़न के साथ। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता है वो एक सुपीरियर मेथड है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने का, बेटर मेथड है दैन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बेसिकली दो रीज़न की वजह से, या दो जो मेजर ड्रॉबैक होते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, उन्हीं को फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अवॉइड करता है, ठीक है। पहला क्या होता है, पैटर्न ब्राइटनेस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो स्लिट्स हैं, स्लिट्स पतले पतले होते हैं, तो उसकी वजह से सोर्स की जो अधिकतर रोशनी है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस हैं वो उतने ब्राइट नहीं बनते हैं। और दूसरा जो होता है कि वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन भी होता है। डिफ्रैक्शन आपने अभी पढ़ा नहीं है या मैंने पढ़ाया नहीं है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है अबाउट एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है। जैसे यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट है यहाँ पे और फिर ये जो दो स्लिट्स हैं यहाँ पे, आप ऑब्वियसली जो अगर आप रे ऑप्टिक्स फॉलो करोगे तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जानी चाहिए थी। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे ऐसे बेंड कैसे कर गई? ये रे ऑफ लाइट बेंड कर रही है ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ठीक है, जो कि एक वेव फिनोमिना है, वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है लाइट के। तो ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे ऐसे बेंड कर रही है, ये हो रहा है डिफ्रैक्शन की वजह से। इंटरफेरेंस तो खैर हो ही रहा है। इंटरफेरेंस, ये जो वेव्स हैं जब स्क्रीन पे मीट कर रही हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका फेस क्या है वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा सकते हैं। तो इंटरफेरेंस तो स्क्रीन पे हो रहा है, बट स्क्रीन पे पहुंचने से पहले लाइट में डिफ्रैक्शन भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो वो दो प्रॉब्लम होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अवॉइड करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। पहला जो है पैटर्न प्योरिटी की बात करी जाए फीचर, तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में प्योर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, कोई डिफ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या होता है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में आपकी लाइट आती है, वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है और फिर सीधे जो है वो स्क्रीन पे पहुंच के इंटरफेरेंस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, डिफ्रैक्शन यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी रेज ऑफ लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पे बेंड नहीं कर रही हैं। हाँ, रेज ऑफ लाइट यहाँ पे प्रिज्म की वजह से बेंड कर रही हैं, ठीक है, बट वो डिफ्रैक्शन की वजह से बेंड नहीं कर रही है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड कर रही हैं। रिफ्रैक्शन आपको पता है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो रे ऑफ लाइट बेंड कर सकती है, वो रिफ्रैक्शन होता है, उसका डिफ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में केवल और केवल इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। बट यंग्स डबल स्लिट में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस दोनों हो रहे हैं। तो क्या होता है कि एक्चुअली जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो पैटर्न बनता है वो एक्चुअली सुपर पोजिशन होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। अब ये जब मैं डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, यहाँ नहीं समझा पाऊंगा मैं। बट आप एग्जाम में लिखने के लिए आप समझ जाओ कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस भी हो रहा है एंड डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो आपको प्योर इंटरफेरेंस पैटर्न ना मिलके आपको एक्चुअली डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का एक सुपरपोजिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट आपका और क्लियर होगा जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ लोगे। डिफ्रैक्शन आएगा, आगे का टॉपिक है, आएगा। दूसरा जो फीचर है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का ये है कि इसमें ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, फ्रिंजेस जो हैं वो ब्राइट होते हैं। अगेन रीज़न सिंपल है, ठीक है भाई, आपका जो भी सोर्स से जो भी रोशनी निकल रही है वो प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होके सीधा स्क्रीन पे जा रही है। कोई भी जो इस सोर्स से जो भी रोशनी जा रही है कहीं भी ब्लॉक नहीं हो रही है, सारी जो रेज ऑफ लाइट है आपका स्क्रीन पे पहुंच रही हैं। ठीक, तो कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी ब्लॉक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से फ्रिंजेस जो है वो ऑब्वियसली ब्राइट बनेंगे क्योंकि काफ़ी रोशनी स्क्रीन पे पहुंच रही है। जबकि आपका क्या कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि डिमर फ्रिंजेस बनते हैं। डिम का मतलब होता है हल्का, उतनी ब्राइट नहीं है। एज मोस्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड बाय द नैरो स्लिट्स, ठीक है, रिड्यूसिंग द लाइट रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेरेंस। मोस्ट ऑफ द जो रोशनी है वो स्लिट से ब्लॉक हो जाती है। जैसे देखो ये जो सोर्स एस है, ठीक है, यहाँ से जो रोशनी है इस देखो जो लाइट है, रेज ऑफ लाइट है, ये इस तरह से डिफ्रैक्ट होके पूरे आपके जो स्लिट वाला रीजन है सब जगह रेज ऑफ लाइट जाएंगी। पर कौन सी रेज ऑफ लाइट पास हो पाएंगी? केवल वही रेज ऑफ लाइट पास हो पाएंगी जो ये नैरो स्लिट S1 और नैरो स्लिट S2 पे इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, तो आप जो है क्या कर रहे हो कि यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप टेक्निकली ब्लॉक कर दे रहे हो यहाँ से, तो वो रोशनी पास नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपका जो इंटरफेरेंस के लिए जो फाइनली जो रोशनी पहुंच भी रही है वो काफ़ी कम रोशनी पहुंच रही है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न उतना ब्राइट नहीं बनेगा। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में ऐसा कोई ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है नहीं कि रोशनी ब्लॉक कर रही है। ठीक है, जो भी सोर्स एस से रेज ऑफ लाइट निकल रही है सारी की सारी स्क्रीन पे पहुंच रही हैं। तो ये एक और बेनिफिट है। एक लास्ट चीज़ जो है जो फ्रिंज विड्थ एडजस्टेबिलिटी होती है, ये आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फ्रिंज विड्थ जो है वो आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है आपका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में। क्या लिखा है यहाँ पे? फ्रिंज विड्थ कैन बी ईजिली एडजस्टेड बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन द वर्चुअल सोर्सेज बाय ईजिली मूविंग द प्रिज्म। मतलब बेसिकली यहाँ पे बताने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला था ना कि ये प्रिज्म जो है आप इसको मूव कर सकते हो, आप ए और बी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रिज्म और सोर्सेज के बीच में और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप अपने हिसाब से ए एंड बी इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो।
ठीक है। ए एंड बी चेंज करने से एल तो चेंज होगा ही, ठीक है। सोर्सेज के बीच का जो गैप है वो भी चेंज हो सकता है। भाई ये प्रिज्म को अगर मैं आगे पीछे मूव करता हूँ तो ऑब्वियसली रेज ऑफ लाइट जो अभी यहाँ मीट कर रही हैं, हो सकता है प्रिज्म आगे मूव करने के बाद रेज ऑफ लाइट यहाँ पे कहीं मीट करें, ठीक है। S1 यहाँ पे बने, S2 और नीचे बने, तो डी जो है आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है प्रिज्म को अगर मैं पीछे की तरफ मूव करूँ तो ये रेज ऑफ लाइट पहले ही मीट कर जाए, सोर्स S1 और S2 के बीच का जो गैप है वो घट जाए, डी, ठीक है। तो प्रिज्म को मूव करके मैं कंटिन्यूसली जो है जो वर्चुअल सोर्सेज हैं उनके बीच का जो गैप है डी, उसको मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ और उसको मैं कंटिन्यूसली चेंज कर सकता हूँ, ठीक। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो यंग्स डबल स्लिट सॉरी ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो हमें फ्रेस्नल बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में मिलती है, बट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स के बीच का गैप है, S1 और S2 के बीच का गैप है, स्मॉल डी, ये आपका फिक्स्ड है। अगर आपको स्लिट के बीच का गैप चेंज करना है तो आपको क्या कहते हैं, ये पूरी चीज़ जो है आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। जैसे लैब में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपके पास एक डायल होता है, उस डायल में अलग अलग स्लिट विड्स दी रहती हैं, ठीक है, और अलग अलग स्लिट्स के बीच में गैप दिया रहता है, जैसे 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। अब आपको उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा ताकि आप स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज कर पाओ, ठीक। फ्रेस्नल बाइप्रिज्म में वो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको बस सोर्स और फ्रेस्नल बाइप्रिज्म के बीच का गैप चेंज करना है और फिर आपका जो फ्रिंज विड्थ है, सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस है, वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है YDSC के केस में कि फ्रिंज विड्थ एडजस्टेबिलिटी इज लिमिटेड एज द डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स इज फिजिकली फिक्स्ड। स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिजिकली फिक्स्ड है, वो आपको फिर पूरा जो सेटअप है वही चेंज करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी चेंज करना है। ओके, तो ये हमने देख लिया कि फ्रेस्नल बाइप्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बेटर रिजल्ट देता है, बेटर इंटरफेरेंस देता है। पहला, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न प्योर होता है, डिफ्रैक्शन नहीं होता फ्रेस्नल बाइप्रिज्म में। दूसरा, फ्रेस्नल बाइप्रिज्म के जो फ्रिंजेस होते हैं वो ब्राइट होते हैं क्योंकि सोर्स से निकलने वाले सारे रेज ऑफ लाइट जो है वो स्क्रीन पे पहुंचते हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट ब्लॉक नहीं होती है। और तीसरा, आप जो है अपना सोर्सेज के बीच का जो गैप है वो कंटिन्यूसली आप चेंज कर सकते हो प्रिज्म का लोकेशन चेंज करके। ओके, तो ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है जो फ्रेस्नल बाइप्रिज्म में आपको याद रखना है, जो कि आपका फ्रिंज विड्थ वाला होता है। फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। फ्रिंज विड्थ जो होता है बीटा लैम्डा d/d से दिया जाता है, ये हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव करा के आपको दिखा रखा था, ठीक है। लैम्डा जो है सोर्स का वेवलेंथ है, डी जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज होता है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्मॉल डी जो था वो स्लिट्स के बीच का गैप था। फ्रेस्नल बाइप्रिज्म में जो स्मॉल डी है वो आपके जो दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 और S2 उनके बीच का गैप है, और डी जो है आपका जो है वर्चुअल सोर्सेज एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, कैपिटल डी। बीटा आपका फ्रिंज विड्थ आ जाता है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस पर, ठीक है। एक को पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर दूसरा जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं एंड उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। डायग्राम मैंने नीचे लगा रखा है तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिखेंगे भी, और ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ओके, तो क्या बोल रहा है ये, आ बाइप्रिज्म इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, इसका क्या मतलब हुआ, क्या यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, बाइप्रिज्म जो है वो स्लिट से 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। बाइप्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, इसका मतलब स्लिट ये है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो सोर्स होता है उसको कभी कभी स्लिट भी कहा जाता है, क्योंकि उस बेसिकली पॉइंट सोर्स बनाने के लिए हम एक छोटा सा स्लिट लगा देते हैं ताकि ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करे। तो स्लिट और बाइप्रिज्म के बीच का जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपका ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये हम समझ गए। दूसरा बोला जा रहा है कि द फ्रिंज विड्थ एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म, ठीक है, फ्रिंज विड्थ एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म। तो यहाँ पे फ्रिंजेस बन रहे होंगे, इनका कुछ विड्थ होगा, ठीक है, और जो फ्रिंजेस का जो विड्थ हम मेजर कर रहे हैं वो बाइप्रिज्म से 100 सेंटीमीटर पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म, मतलब यहाँ पे बी जो है आपका 100 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है, क्योंकि बाइप्रिज्म से हम 100 सेंटीमीटर दूर फ्रिंजेस का विड्थ जो है बीटा वो हम मेजर कर रहे हैं। ओके, फॉर वेवलेंथ ऑफ 589.6 नैनोमीटर, तो लैम्डा हमको दे रखा है,
589.6 नैनोमीटर है, ठीक है, इज़ 0.95 मिलीमीटर। अब 0.95 मिलीमीटर क्या है, ये अगर आप फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, द फ्रिंज विड्थ, ठीक है, एट इतना डिस्टेंस एट बाइप्रिज्म फॉर वेवलेंथ ऑफ इतना इज़ 0.95, मतलब फ्रिंज विड्थ जो है वो 0.95 है। अगर आप ये इतना बीच की चीज़ हटा दो, कट कर दो इसको, ठीक है, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द फ्रिंज विड्थ इज़ 0.95 मिलीमीटर, एंड बाकी बीच में जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द फ्रिंज विड्थ इज 0.95 मिलीमीटर, तो बीटा दे रखा है हमको 0.95 मिलीमीटर। वेरी गुड, ठीक है। कैपिटल डी आप निकाल सकते हो, कैपिटल डी जो है वो ए प्लस बी हो जाएगा, सिंपल आपको दिख ही रहा है, ए प्लस बी, 10 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर, कैपिटल डी आ गया। क्या कैलकुलेट करना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज, जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 एंड S2, उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल, फॉर्मूला हमें पता ही है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हमें स्मॉल डी चाहिए, तो स्मॉल डी हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय बीटा आ जाएगा, ओके। एंड फिर यहाँ पे हम वैल्यू डाल के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे पहले जो ये नंबर्स हैं इनको एक यूनिट में कर लेते हैं, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन होगा, ठीक। तो सबसे पहले 589.6 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁻9 मीटर हो गया। बीटा 0.95 मिलीमीटर है, तो 10⁻³ मीटर हो गया। और डी जो है वो ए प्लस 110 सेंटीमीटर है। 110 सेंटीमीटर आपका आप लिख सकते हो 110 इंटू 10⁻² मीटर, या फिर 1.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख लिया मैंने, एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि सॉल्व करना आसान हो। फिर यहाँ वैल्यू डाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू आप डाल दीजिए 589.6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, कैपिटल डी जो है वो 1.1 मीटर है, एंड डिवाइडेड बाय बीटा जो कि आपका 0.95 इंटू 10⁻³ मीटर है। एक बार तो आपका मीटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 682.69 इंटू 10⁻, यहाँ पे -9 है और -3 ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा -6 मीटर बन जाएगा ये, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए था, हमें हाँ वर्चुअल सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस चाहिए था। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, वरना चाहो तो आप इसको 10⁻⁻6 से 3 डेसिमल प्लेस आप पीछे ले जा सकते हो, तो ये आपका रफली जो है वो 0.68 एंड 10⁻³ मीटर बचेगा, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस में पीछे लग गया। 10⁻³ मीटर जो है वो मिलीमीटर होता है, तो ये आपका 0.68 मिलीमीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज, ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, उसी से लगाना है, उसी से आपका सॉल्व होगा। डायग्राम अगर आपको पता रहेगा और क्वेश्चन से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो तो बस फिर उसके बाद तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन अगेन ये भी PYQ है, ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट करें, क्योंकि बहुत ही एकदम सिमिलर है पिछले वाले से। अटैम्प्ट करिए एक बार, ठीक है। अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो मैं बता देता हूँ। अगेन क्वेश्चन से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। बोला है कि बाइप्रिज्म इज केप्ट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी स्लिट, तो ए आपका 10 हो गया, ठीक है, क्योंकि बाइप्रिज्म जो है वो स्लिट से 10 सेंटीमीटर दूर है। फिर क्या बोल रहा है, इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लैम्डा दे रखा है 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लैम्डा लिख लेते हैं 5896 एंगस्ट्रॉम। The width of fringes obtained on a screen placed at a distance of 90 cm from the biprism, ठीक है, स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म, ठीक। तो बाइप्रिज्म से स्क्रीन जो है 90 सेंटीमीटर है, तो मतलब बी जो है वो 90 है, ओके। इज़ इतना, ठीक है, क्या इतना है, अगर यहाँ पे अब ये वाली चीज़ जो है आप कट कर दो, इतना ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म, ये अगर आप कट कर दो और बाकी का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो, द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड इज 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, मतलब बीटा वो दे रखा है कि बीटा जो है आपका 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर है, ओके। कैपिटल डी आप निकाल सकते हो, अगेन कैपिटल डी जो है वो ए प्लस बी हो जाएगा, तो कैपिटल डी आपका क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा,
ठीक, 10 + 90 100 हो गया। और क्या कैलकुलेट करना है, अगेन सेम ही चीज़ कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो क्या आपको डी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। तो ये आपको स्मॉल डी जो है वो आपका आ जाएगा लैम्डा डी बाय बीटा। अगेन यहाँ पे चीज़ें हैं, इनको हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है आपको याद होगा 10⁻⁻10 मीटर होता है, बीटा मीटर में ही है। डी जो है 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर हो गया। तो ये तो सिंपल हो गया कैलकुलेशन थोड़ा सा, ओके। एंड फिर यहाँ फॉर्मूले में हम इसको इनपुट करके सॉल्व कर देंगे। लैम्डा हमारा 5896 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, डी जो है वो 1 मीटर है, और बीटा जो है वो 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर है। अगेन 1 मीटर आपका कैंसिल ही हो जाएगा, ओके। और 5896 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आ जाएगा 655.11 इंटू 10⁻, ये आपका 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगेन पिछली बार की तरह 3 डेसिमल प्लेस पीछे ले आइए आप, तो इसकी आपका हो जाएगा रफली 0.655 इंटू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर जो आपका मिलीमीटर हो जाता है, तो आपका डी जो है वो 0.655 मिलीमीटर आ जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। डी आपका ये वैल्यू आ गई। तो देख सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं बनती है। मेन जो फ्रिंज विड्थ वाला फार्मूला है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 PYQ थे, ये मैंने दिखा दिया। आखिरी एक और वैरायटी है, ये भी देख लीजिए। इसमें 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो एक पार्ट मैं आपको करके दिखा दूंगा, दूसरा आप करिएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, और ये हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार इसको अटैम्प्ट भी कर सकते हो, खुद से कर सकते हो पॉज करके। यहाँ पे हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। हिंट क्या है इसका, कि यहाँ पे जो आइडिया है वो ये है कि लाइट का वेवलेंथ चेंज किया जा रहा है। पहले देखिए ये वेवलेंथ यूज़ करी जा रही है और बाद में वेवलेंथ चेंज कर दी जा रही है। बट जैसे मैंने बताया था कि बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं करी जा रही हैं। मतलब ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से स्मॉल डी और कैपिटल डी भी चेंज नहीं होगा। और जो फ्रिंजेस का जो लेंथ है QR, लेंथ ऑफ फ्रिंजेस, ये भी चेंज आपका नहीं होगा, बस वेवलेंथ चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब आप चाहो तो एक बार अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं बताता हूँ फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अरेंजमेंट है जिसमें सोडियम लाइट से जो लैम्डा वेवलेंथ आ रही है 5893 एंगस्ट्रॉम, वो आपका फील्ड ऑफ व्यू में प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ आई पीस वी गेट 62 फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये आई पीस कहाँ से आ गया, ये फील्ड ऑफ व्यू ऑफ आई पीस, इसका क्या मतलब हुआ। अब वेल, आपका जो स्क्रीन है यहाँ पे, आप स्क्रीन पे फ्रिंजेस कैसे ऑब्जर्व करते हो, आप या तो खुद अपनी आंखों से देख सकते हो या तो आप कोई डिटेक्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप अपनी आई को मूव कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। आप अपनी आई को मूव कर रहे हो ऊपर से नीचे L लेंथ में, और जब आप मूव कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनको काउंट कर रहे हो। कितने फ्रिंजेस आ रहे हैं, 62 फ्रिंजेस आ रहे हैं। जब वेवलेंथ इतना था तो 62 फ्रिंजेस आ रहे थे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम वेवलेंथ चेंज कर दे रहे हैं, एक बार ये वेवलेंथ कर दे रहे हैं, दूसरी बार ये वेवलेंथ कर दे रहे हैं, तो कितने कितने फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक। बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी सेम रहने वाली हैं। तो इससे भी सोच के आप एक बार अटैम्प्ट करिए, ठीक है। हिंट यही है कि L जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। L जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो देखिए क्या यहाँ पे होगा कि आपका जो L है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो आपका इंटरफेरेंस जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, ओके। तो आपका जो फॉर्मूला होता है बीटा जो है फ्रिंज विड्थ का, वो क्या होता है, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल डी। अब कैपिटल D और स्मॉल d ये तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो L भी जो है आपका चेंज नहीं होगा। लैम्डा आप चेंज कर रहे हो जिसकी वजह से आपका फ्रिंज विड्थ जो है बीटा वो चेंज हो रहा है, फ्रिंज विड्थ बीटा जो है वो चेंज हो रहा है। पर यहाँ क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ नहीं दे रखा है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट केस में 62 फ्रिंजेस बन रहे हैं, और लेंथ भी नहीं हमें दे रखा है कि कितने लेंथ पे 62 फ्रिंजेस बन रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ जो इंटरफेरेंस रीजन है वो आपका L है, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ interference region on screen
बी एल। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट केस था, अब केस बाय केस हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में जहाँ पे आप सोडियम वेपर लैम्प का लैम्डा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट केस में लैम्डा जहाँ पे आपका क्या था, लैम्डा वॉज 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5893 एंगस्ट्रॉम। हमें क्या कहते हैं, n इज़ इक्वल टू 62 फ्रिंजेस मिल रहे थे। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ यहाँ पे हम बीटा 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, L जो है वो टोटल लेंथ है, ठीक है, और उसमें 62 फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो एक फ्रिंज का लेंथ जो है वो बीटा वन आ जाएगा, L/62 आ जाएगा। ठीक है, एंड L/62 आपका क्या होगा, L/62 जो है हमारा जो फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला है, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d, इसके भी बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लैम्डा जो है हमें पता ही है 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, टाइम्स कैपिटल D ओवर स्मॉल d, तो कैपिटल D ओवर स्मॉल d। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट केस बन गया। यहाँ पे जब हम लैम्डा ये वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो बीटा 1 है वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ हमें पता चल गई फर्स्ट केस में। ठीक, यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, यहाँ से हम L इवेल्यूएट कर लेंगे। L जो है हमारा इंटरफेरेंस रीजन का लेंथ है, और वो हमें पता है कि वो वेवलेंथ चेंज करने पे चेंज नहीं होता, तो L हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो L यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5893 एंगस्ट्रॉम D ओवर D टाइम्स 62। ओके, L आ गया यहाँ से। सेकेंड केस में हमारा क्या हो रहा है, सेकेंड केस में हमारा जो लैम्डा है वो चेंज हो गया है, ग्रीन फिल्टर लगा दिया गया है, और लैम्डा जो है हमारा 5461 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा हमारा 5461 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस n बन रहे हैं मुझे नहीं पता, तो इसको मैं कुछ n1 कह दे रहा हूँ, n1 मुझे नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, फ्रिंज विड्थ बीटा 2 इस केस, इसको मैं n2 कह दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे n2 कह दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। इसको n1 62 था, n2 जो है मुझे नहीं पता कितने बन रहा है। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ जो है वो लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस रीजन जो चेंज नहीं होने वाला, L डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अब मान लीजिए लैम्डा 2 के केस में, ये लैम्डा 1 था, लैम्डा 2 के केस में n2 फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो L/n2 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है बीटा का, लैम्डा d/d है, लैम्डा मुझे पता है 5461 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, D ओवर D, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं L अगेन निकाल सकता हूँ। L आ जाएगा मेरा 5461 एंगस्ट्रॉम D/d टाइम्स n2। थर्ड वाला भी पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, एंड देन फाइनली सॉल्व करेंगे। थर्ड में लैम्डा 3 जो है हमारा वॉयलेट फिल्टर लगा के लैम्डा जो है हमारा 54358 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, लैम्डा 3 हमारा 4358 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। अगेन हम मान लेते हैं इस केस में n3 जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बन रहा है मैं नहीं पता। फ्रिंज विड्थ बीटा 3 क्या हो जाएगा, जो भी लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस रीजन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा d/d होता है, तो 4358 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैपिटल D बाय स्मॉल d। अगेन यहाँ से मैं L निकाल सकता हूँ, वो आ जाएगा मेरा 4358 एंगस्ट्रॉम D/d ओवर टाइम्स n3। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, तीनों इक्वेशन में मेरा L जो है वो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस रीजन ये मैंने बताया था कि वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बस लाइट का कलर चेंज कर रहे हो, वेवलेंथ चेंज कर रहे हो। अब आप देख सकते हो कि तीनों में L इक्वल है, तो आप तीनों इक्वेशंस के RHS को इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए पहले, d/d कट जाएगा। ठीक है, और आपको n2 मिल जाएगा, एंड देन फिर इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लीजिए, d/d अगेन कट जाएगा और आपको n3 मिल जाएगा। तो इसको कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको एक बार बस यही इसमें लॉजिक था, थोड़ा सोचना था इसमें कि बेसिकली आप लाइट का कलर चेंज कर रहे हो तो आपका इंटरफेरेंस रीजन का लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, फ्रिंजेस आपके चेंज हो जाएंगे, फ्रिंज विड्थ आपका चेंज हो जाएगा, पर जितने लेंथ के ओवर आपके फ्रिंजेस बन रहे हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो वही आइडिया हमको लेना है। तो 1 और 2 को इक्वेट करोगे जब, ठीक है, 1 एंड 2 को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा ये चीज़ आ रही है। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 से हमें ये मिल रहा है, n2 कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू d/d कैंसिल हो गया। ठीक है, n2 आपका क्या आ जाएगा,
N2 क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंजेस है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, 5893 एंगस्ट्रम ओवर 5461 एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंजेस नंबर है तो यूनिट लेस है। ये डिवीजन जब आप करोगे तो ये आएगा आपका 5893 डिवाइडेड बाय 5461। और मैं एक चीज़ और भूल रहा हूँ, मैं भूल गया, ये यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ 62 भी बचा है। ठीक है, जो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस था, तो इंटू 62 डिवाइड करके 62 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, इंटू 62। तो ये आपका आ रहा है 66.905 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रिंजेस जो हैं वो तो होल नंबर में होते हैं, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, या तो एक फ्रिंज बनेगा या तो मतलब फ्रिंज को आप जब काउंट करोगे तो या तो पूरा फ्रिंज बनेगा या फ्रिंज कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ये हम हमेशा क्या कहते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट है या जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि प्रॉपरली जितने फ्रिंजेस बने हैं, ठीक है 66 फ्रिंजेस तो पूरे बने हैं, एक फ्रिंज क्या होगा उसका लाइक केवल 0.9 हिस्सा बन रहा है, बाकी हिस्सा कट जा रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ एग्ज़ाम में उसको काउंट किया जाए, हो सकता है कुछ एग्ज़ाम में काउंट ना किया जाए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन दिस केस 66 फुल फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, एक फ्रिंज आखिरी का जो 0.9 है, अगर ज़रा सा और होता तो वो 67 फ्रिंजेस हो जाते हैं। और लास्ट वाला जो है हम 1 और 3 कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। तो 1 से हमें ये मिल रहा था, एंड 3 से हमें ये मिल रहा था। इक्वेट करेंगे, डी बाई डी कैंसिल हो जाएगा, N3 जो है आपका आ जाएगा 5893 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय 4358 एंगस्ट्रम इंटू 62। ये आ जाएगा आपका 5893 डिवाइडेड बाय 4358 और फिर टाइम्स 62। ये आपका आ रहा है 83.84। ठीक है, 83.84 आ रहा है। अगेन थोड़ा सा और अगर ज़्यादा होता तो पूरा आ जाता, बट यहाँ पे हम बोलेंगे कि इन दिस केस 83 फुल फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड। हाँ, एक फ्रिंज होगा जो थोड़ी सी कट जाएगी। ठीक है, इन दिस केस 83 फुल फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड। ठीक, अब अगर एग्ज़ाम में हो सकता है कि वो बचा हुआ जो फ्रिंज है उसको भी इंक्लूड कर ले। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्ज़ामिनर, ताकि समझ जाए कि आप जब आप आंसर लिख रहे थे, क्योंकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन तो है नहीं कि हम ऑप्शन देख के देख लें कि हाँ ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो 66 फुल फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड, एंड आप ऐसे भी लिख सकते हो कि और टोटल 63 फ्रिंजेस विथ 1 फ्रिंज पार्शली कट। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो और टोटल 84 फ्रिंजेस विथ 1 फ्रिंज पार्शली कट। इसको बस लिखने का रीज़न ये था कि अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर कैसे उसको ट्रीट कर रहा है, मतलब उस जो लास्ट की जो बची हुई फ्रिंज है जो पूरी तरह से नहीं बन पा रही है, क्या एग्ज़ामिनर उसको काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप सिंस दोनों चीज़ें लिख दोगे तो एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप केवल फुल फ्रिंजेस काउंट कर रहे हैं या फिर आप सारे फ्रिंजेस काउंट कर रहे हैं जिसमें से एक आधा अधूरा ही बना है। सॉरी, यहाँ पे ये 67 होगा, सॉरी हाँ 66.9 को राउंड करो 67 बनेगा।
और ये 83 को राउंड करेंगे 84 बनेगा। ओके, हो गया। तो ये आपका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का पूरा लेक्चर था। हमने इसमें थ्योरी भी पढ़ ली और क्वेश्चंस भी लगा लिए। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मोस्टली ये तो क्वेश्चन जो पहले जो टाइप के थे उन्हीं में से आएंगे होपफुली। ठीक है, थर्ड वाला थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा सोचने वाला है, बट ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लिएगा कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ सकता है। ओके, दैट्स इट ऑल अबाउट फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है।